नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पाठ मेरे संग की औरतें कृतिका पुस्तक में से, जो कि पाठ संख्या 2 है, तो उसके सारांश की पाठ पठन की बात करेंगे। तो बच्चों, ये जो कहानी है मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित है। तो इसमें लेखिका जी द्वारा लिखा गया अपना एक संस्मरण है। संस्मरण होती है यादें। तो ये गद्य है जिसमें लेखिका जी ने अपने परिवार की औरतें, अपनी नानी माँ, अपनी माँ और अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। ठीक है बच्चों। तो उन्होंने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति से परिचित कराया है। तत्कालीन का मतलब उस समय कैसे हालात थे। ठीक है बच्चों। तो लेखिका अपनी नानी जी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी क्योंकि उनकी मृत्यु, किनकी, नानी, लेखिका की माँ की शादी से पहले ही हो गई। तो उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। ठीक है बच्चों। तो बैरिस्ट्री होती है बच्चों वकालत। तो जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वो वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत जो थी, इंग्लिश का भाव साफ झलकती थी। तो बच्चों, जब वो वकालत पढ़ के आए तो उनके विचार और आचार, मतलब व्यवहार वगैरह में अंग्रेजियत का काफ़ी एक पुट आ गया था, झलकती थी वो। तो नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। तो उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। तो अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दें। ठीक है, भाव को समझिएगा। उन्हें अंग्रेजियत से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। तो उनकी इच्छा अनुसार लेखिका की माँ का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया। ठीक है बच्चों, इतना स्पष्ट हुआ। तो इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। ठीक, माँ को तो उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जाकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। कौन? लेखिका जी की माँ। वैसे भी लेखिका जी की माँ कमज़ोर शरीर की थी। वे घर से किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती और संगीत सुनती घर में। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें, सीक्रेट बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। क्योंकि बच्चों, जब कोई सच्चा होता है उसे कोई डर नहीं होता। ठीक है, और सम्मान उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ऐसे ही लेखिका जी की परदादी भी थी। परदादी कह लो या परदादी कह लो, जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। यूनिक, लीक का हटना मतलब जो परंपराएं उनसे अलग, परंपराओं से अलग। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय उन्हें दान में दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। काफ़ी अद्भुत है ना, पुराने समय में लड़की की मन्नत मांगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी तक काफ़ी समझ आ गया होगा आपको। तो बच्चों, इस पृष्ठ में भी लेखिका जी की माँ की ही बात की गई है कि वो ना तो झूठ बोलती थी और ना ही किसी की गोपनीय बात एक दूसरे पर जाहिर होने देती थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर परदादी की बात की गई है कि गैर रवायती मन्नत, परंपरा से हटकर उन्होंने एक लड़की के जन्म लेने की मन्नत मांगी और सभी को बता दी थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, परदादी की बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक। ठीक है, यह मन्नत का असर हुआ, जो दुआ का असर हुआ, जो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। तो एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए थे और औरतें रत जगह कर रही थी। ठीक है, रत जगह वैसे हम जागरण कहते हैं, जगराता कहते हैं, वो ईश्वर के नाम का करते हैं। अब वैसे वो जागी थी। ठीक है, रत जगह। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी माँ सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी जी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी जी ने चोर से पानी लाने को कहा। ठीक है बच्चों, समझ आई? क्योंकि अब उन्हें नहीं दिखा होगा। ठीक। तो चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। इंसान ऐसे सुधरता है। तो उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। ठीक है, यही अगर उसे मार पिटाई करके सलाखों के पीछे डाला जाता तो शायद वो बिगड़ जाता, एक गलत इंसान बन जाता। ठीक है बच्चों।
अब 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका जी को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर न जा सकी। उनके पिताजी ने उन्हें ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका जी ने बार बार पढ़ा। ठीक है, लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी, नानी, माँ और परदादी, ठीक है, नानी माँ नहीं, नानी, अपनी माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ी बहन मंजुल थी। ठीक है बच्चों, जिसे घर में रानी कहते थे। तो जो मंजुल थी, उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया, उनकी बहन। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद की दो बहनें रेणु और चित्रा, वो दोनों लेखन कार्य से बची रहीं। ठीक है, अपना अपना शौक होता है, रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेज़ी में लिखने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। तो याद रखें, 5 बहनें और 1 भाई राजीव। ठीक, तो उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। बच्चों, ये जिस समय की बातें हो रही है ना, आप समझ सकते हैं बड़ा अद्भुत समय रहा है। जब तो 5 भी नहीं पढ़ाई जाती होंगी, तो उन्होंने कह लो अपनी बच्चियों को बीए करवाई। ठीक है, तो उनकी बहन रेणु स्वयं कम, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी, तो उसके अपने कम अंक, किंतु उससे पढ़ने वालों के अंक अधिक आते थे। ठीक है, अभी ये भी अद्भुत है। वह दृढ़ निश्चयी थी जो रेणु थी। ठीक है, एक पक्की सोच वाली। उन्होंने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। अब ये समय कब का है? सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया। ठीक है, जर्नलिज्म, और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। तो ये एक अच्छी सोच बताती है उनके घर वालों की भी कि उन्होंने अपनी बेटियों की बात सुनी। तो एक बात लेखिका जी बताती हैं कि सभी बहनों की एक बात रही कि घर बार को परंपरागत तरीके से चाहे ना चला पाएँ, लेकिन उन्हें तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हों, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई है कि इस घर को संभाला। बाद में हम बात कर रहे थे कि जो छोटी बहन अचला, उन्होंने पिताजी की पसंद से शादी की और बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। विवाह के बाद लेखिका जी को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। ठीक है जी, तो लेखिका याद रखें मृदुला गर्ग जी, तो उन्हें रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। ठीक है, देखिए कितनी अद्भुत बात है। तो हमें खुश होना चाहिए, आज़ादी है। उन्होंने वहाँ मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राज़ी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। ठीक है, ये उस समय की बात है जब लोग इसे कहीं ना कहीं कह रहे होंगे, ले महिला पुरुष इकट्ठे करती है। ठीक है, तो सोच ऐसे बदलती है, हमें भी बदलना है सोच को, बुरी को। इसके बाद लेखिका जी कर्नाटक के बांगलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की। ठीक है, तो ये आपने नाम सुने होंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी कैथोलिक और 2 तरह से लोग पूजन करते हैं, दूसरा मन में यहाँ नहीं रहा। तो वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेज़ी कन्नड़ हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला और स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जो स्टेट बोर्ड होता है। ठीक है, तो लेखिका जी सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मज़ा कुछ और ही है जब हम अकेले चले। तो अंतिम पंक्ति यही है कि सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है जब आप अकेले मंजिल को बढ़ते हैं। तो मेरे संग की ये औरतें, लेखिका जी का अपना अनुभव। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे।